वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे सुज़लॉन एनर्जी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का बारे में। दोस्तों, ये हमारा वीडियो का कंटेंट है। सुज़लॉन एनर्जी का जन्म कैसे हुआ, इनिशियल डेज कैसे थे, उसके बाद आईपीओ, फिर स्टडी करेंगे सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक कैसे क्रैश हुआ, रिकवरी कैसे किया, P&L स्टेटमेंट, कैश फ्लो और शेयर होल्डिंग पैटर्न। फिर स्टडी करेंगे सुज़लॉन एनर्जी का फ्यूचर का बारे में। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी का जन्म हुआ था 1995 में, जब उनका फाउंडर तुलसी तंत्री जी ने उनका फैमिली का एक टेक्सटाइल बिजनेस को संभाल रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो टेक्सटाइल बिजनेस है वहाँ पर पावर कट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था और पावर का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों हम अपना खुद का एक पावर सोर्स नहीं रख सकते। तो उन्होंने बाय किया विंड टर्बाइन्स को और उससे उनका फ़ायदा हुआ। इसको देखते हुए उनका फेलो बिजनेसमैन भी उनसे उस आइडिया के बारे में पूछे। तब तुलसी तंत्री जी ने सोचा क्यों मैं अपना खुद का एक विंड टर्बाइन प्लांट को सेटअप नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसे जन्म हुआ है सुज़लॉन एनर्जी का। शुरुआत दिन में सुज़लॉन एनर्जी का बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ा और उन्होंने 17 कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया था। फिर आया 2005 में सुज़लॉन एनर्जी का आईपीओ। दोस्तों, ये 2005 का टाइम है। उस टाइम में स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी नहीं और सुज़लॉन एनर्जी का आईपीओ का वैल्यू था 510 रुपीज़ पर शेयर और ये स्टॉक 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका था और ये रहा था उस टाइम का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ। और आईपीओ के बाद सुज़लॉन एनर्जी ने अपने बिजनेस को और रैपिड वे में बढ़ाया। उन्होंने बहुत सारा कंपनी को एक्वायर किया। फॉर एग्जांपल, उन्होंने 2007 में जर्मनी का आरई पावर को लगभग 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करके लिया था। और ऐसे बहुत सारे कंपनी को एक्विजिशन करने से सुज़लॉन एनर्जी का डेब्ट बहुत बढ़ गया था। जब हिट हुआ 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके बाद कंपनी का प्रोजेक्ट्स में डिले शुरू हो गया, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया और डेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था। तो कंपनी का स्टॉक क्रैश होना शुरू हो गया था। वो लगभग 420 रुपये 2008 में था, वो क्रैश होकर गिर गया था 30 रुपीज़ पर 2009। उसके बाद भी कंपनी ने बहुत स्ट्रगल किया और स्टॉक प्राइस 30 रुपीज़ से फिर गिर के 5 रुपये पहुँच चुका था 2013 में और दिसंबर 2019 में ऑल टाइम लो 1.5 रुपये को हिट कर चुका था। उसके बाद कंपनी ने बहुत स्ट्रगल करके प्रॉफिट का मूड में आ गया और कंपनी का स्टॉक 7 रुपये इन 2023 से लेकर 80 रुपये पहुँच चुका था सितंबर 2024 में। लगभग 1000% रिटर्न दिया था। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि कंपनी ने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, अपना एसेट्स को बेच के अपना डेट को कम किया और ऑपरेटिंग रेवेन्यू को बढ़ाते चले गए। इसको हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। ये है सुज़लॉन एनर्जी का P&L स्टेटमेंट। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 2021 से लगभग पॉजिटिव और बढ़ते रहा है। 2022 और 2023 में थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट था, फिर भी ये पॉजिटिव और बढ़ते रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब भी आप एक कंपनी का कोर बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही कंसिडर करना, ना कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 900 करोड़ था, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0 है। और 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2800 करोड़ प्लस है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि कंपनी में अदर इनकम आ गई। ये अदर इनकम क्या होता है? अदर इनकम ऐसा होता है कि अगर कंपनी ने अपना एसेट को बेचा या कहीं और अपना पैसे को इन्वेस्ट किया और वहाँ से रिटर्न मिला, तो ये सब अदर इन्वेस्टमेंट में आता है। ये कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखने के लिए अच्छा है, लेकिन ये कंपनी का कोर बिजनेस के ऊपर हमको आइडिया नहीं देगा। कंपनी का कोर बिजनेस समझने के लिए हमको सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। और हम लोग अभी स्टडी करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2024 में और 2025 में कैश फ्लो पॉजिटिव है और बढ़ रहा है। जब भी कैश फ्लो कंपनी का अच्छा रहता है तो कंपनी का डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम नहीं आता है। नेक्स्ट चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये सुज़लॉन एनर्जी का एक मैटर ऑफ कंसर्न रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 15% था 2022 में, अभी वो गिर चुका है लगभग 13%।
दोस्तों ये समझिए, जब भी एक कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा रहता है, इसका मतलब है कि कंपनी का प्रमोटर को अपना कंपनी का फ्यूचर का ऊपर ट्रस्ट है। जब कंपनी का प्रमोटर को ट्रस्ट रहेगा अपने कंपनी का ऊपर, ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर्स है उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। जब प्रमोटर्स ने अपना शेयर को भेज रहा है तो ये कॉमन है कि इन्वेस्टर्स को भी लगेगा, प्रमोटर का कॉन्फिडेंस नहीं है तो कंपनी का स्टॉक कैसे बढ़ेगा। लेकिन हमको यहाँ पे अदर साइड को भी अच्छे से समझना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग समझते हैं एक रिसेंट न्यूज़ से। जून 10 में 2025 सुज़लॉन एनर्जी का प्रमोटर्स ने अपने लगभग 20 करोड़ शेयर्स को सेल किए 1300 करोड़ को राइज करने के लिए। वो एक ब्लॉक डील का माध्यम से हुआ है। ये समझते हैं कि हम लोग प्रमोटर क्यों अपना शेयर्स को भेजेगा, क्योंकि उनको पैसा राइज करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी बिजनेस को बढ़ाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? एक है डेट से आएगा, कंपनी बैंक से लोन लेगा, उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और दूसरा आएगा इक्विटी से। जब कंपनी का प्रमोटर्स उनका शेयर्स को सेल करेगा तो उनको पैसा आएगा, उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी सुज़लॉन एनर्जी का इन्वेस्टर ने अपने शेयर्स को सेल करके 1300 करोड़ को राइज किया है। और अभी ये मनी को इन्वेस्टर्स ने क्या करेगा, उसका ऊपर कंपनी का स्टॉक का वैल्यू डिसाइड होगा। और यहाँ पे और एक चीज़ को आपको समझना है, एक ब्लॉक डील। तो सर देखिए, जब भी प्रमोटर्स ने अपने शेयर को सेल करे तो उनको दो ऑप्शन है। एक है ओपन मार्केट में सेल करना, दूसरा है ब्लॉक डील के माध्यम से। अगर वो ओपन मार्केट में सेल करेगा, इसका मतलब है कि प्रमोटर ने अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल कर दिया, तो कौन उसको बाई करेगा? कौन मार्केट में ज़्यादा एक्टिव रहेगा? रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बाई करेगा। अभी देखिए, प्रमोटर ने अपना कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने सेल कर दिया, और रिटेलर्स को उसका बारे में पता नहीं, वो बाई कर लिया। और प्रमोटर और रिटेल के बीच में किसका कंपनी के ऊपर ज़्यादा नॉलेज है? प्रमोटर। और प्रमोटर सेल कर रहे हैं और रिटेलर जिसको पता नहीं वो बाई कर रहे हैं, ये तो कंपनी का ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ेगा और स्टॉक तो ज़रूर गिरेगा। और दूसरा चीज़ होता है ब्लॉक डील्स। ब्लॉक डील्स में क्या होता है, प्रमोटर ने अपना शेयर्स को एक म्यूचुअल फंड हाउस को भेजेगा। मेजरली जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है वो तो 100 साल की इन्वेस्टमेंट करेगा। वो सोचेगा ये पैसे से प्रमोटर क्या करेगा और कंपनी का फ्यूचर कैसा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस तो एक दिन के लिए इन्वेस्टर नहीं रहेगा, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। मतलब वो कंपनी का लॉन्ग टर्म के बारे में डिटेल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करेगा। एक तरह का स्मार्ट मनी है। इसीलिए जब भी ब्लॉक डील होगा उस टाइम में हमको उतना डरने का ज़रूरत नहीं है कंपेयर टू ओपन मार्केट डील्स। दोस्तों, ये है कंपनी का प्रेजेंट सिचुएशन। अभी हम लोग स्टडी करेंगे सुज़लॉन एनर्जी का फ्यूचर के बारे में। पहले हम लोग स्टडी करेंगे सुज़लॉन एनर्जी का रेवेन्यू मॉडल और प्रेजेंट कैपेसिटी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सुज़लॉन एनर्जी का जो रेवेन्यू है वो एक प्रोडक्ट से आता है, जो कि वो उनका टर्बाइन्स को सेल करके कमाएगा। दूसरा है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, वो अपना जो सेटअप किया हुआ प्लांट का ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस से पैसा कमाएगा। तो इसमें जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू होता है वो प्रोडक्ट से ही आता है। तो हम लोग सुज़लॉन एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के ऊपर फोकस करेंगे। तो एट प्रेजेंट वो 4.5 गीगावाट पर ईयर है, और उसका ऑर्डर बुक है एज ऑफ मई 2025 5.55 गीगावाट है, और 2024 में 0.75 गीगावाट का सप्लाई दे चुका है टर्बाइन्स का, और 2025 में 1.5 गीगावाट। इसका मतलब 2024 से 2025 तक लगभग 2 टाइम्स मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ा है, और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 4.5 गीगावाट है। और हम लोग सुज़लॉन का मार्केट का बारे में सोचेंगे तो देखिए, सुज़लॉन का जो 90% ऑफ द ऑर्डर है वो डोमेस्टिक मार्केट इंडिया से आता है, और लेस देन 10% इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल पॉलिसी से सुज़लॉन को ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है, इंडिया का डोमेस्टिक नीड्स का 30% जो है वो सुज़लॉन एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे इंडिया का विंड पावर विजन के बारे में। देखिए, इंडिया में मार्च 2025 तक 50 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुका है, और इंडिया का 2030 का टारगेट है 100 गीगावाट। इसका मतलब और 50 गीगावाट ऑफ इंस्टॉलेशन बचा है। और हमको पता है कि सुज़लॉन 30% ऑफ द इंडियन मार्केट को एक्वायर किया है। इसका मतलब जो
100 गीगावाट टारगेट में जो 50 गीगावाट बचा है उसमें फिर 30% मतलब से 15 गीगावाट का ऑर्डर सुज़लॉन को आने वाला है और इंटरनेशनल मार्केट भी सुज़लॉन ग्रो करेगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 2030 तक सुज़लॉन का ऑर्डर बुक 20 गीगावाट को क्रॉस करेगा और उसका प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सुज़लॉन को बढ़ाना ही पड़ेगा ये ऑर्डर बुक को रीच करने के लिए। और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 20 गीगावाट प्लस ऑर्डर बुक में 2030 में सुज़लॉन एनर्जी मैक्सिमम ऑप्टिमिस्टिकली 15 गीगावाट को सप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि 2025 में जो 1 गीगावाट सप्लाई दिया है टर्बाइन्स का वो बढ़ के 15 गीगावाट हो जाएगा। इसका मतलब 10x इंक्रीज इन सप्लाई हुआ। इसके मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा और स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 5x तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक स्पेकुलेशन है क्योंकि कंपनी का कॉम्पिटिटर्स भी है, वो भी अपना बिजनेस को ग्रो करेगा। इससे कंपनी का ऑर्डर बुक में इफेक्ट पड़ सकता है और ये नहीं कि सिर्फ घटेगा, ये बढ़ने का भी चांस है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर पॉलिसीज अच्छा है तो सुज़लॉन का बिजनेस और बढ़ेगा, ऑर्डर बुक और बढ़ेगा। तो एक रफ एस्टिमेशन है कंपनी का फ्यूचर के ऊपर, एक व्यू है। और आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि एक सुज़लॉन एनर्जी रिजिड नहीं है विंड एनर्जी को लेकर। ये ऑलरेडी सोलर एनर्जी स्पेस को एंटर कर चुका है। ये ऑलरेडी एक 148 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट को राजस्थान में सेट किया है, उससे भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू ये कमा रहा है। तो ये कि कंपनी, कोई भी कंपनी जो फ्यूचरिस्टिक होता है वो सिर्फ रिजिड नहीं रहता है, वो अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए सोचता है क्योंकि कंपटीशन हर जगह आ जाता है। तो ये सब देखने से आपको ये भी देखना है कि सुज़लॉन एनर्जी सिर्फ विंड नहीं है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फ्यूचर में ज़रूर फोकस करेगा। दोस्तों, ये है सुज़लॉन एनर्जी का ऊपर मेरा एनालिसिस। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए 2030 में सुज़लॉन एनर्जी का प्राइस क्या होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर आप एनालिसिस वीडियो चाहते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।